हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सामने आया है। यहाँ पे इंडिया का क्या रैंकिंग है उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस तरह के टॉपिक्स जर्नलिज्म मीडिया को जहाँ पे देखा जा रहा है कितनी फ्री है किसी देश में, उस पर बात की जाती है। ये टॉपिक्स आपके एस्से में, जनरल राइटिंग में बहुत काम आते हैं। इस तरह के रिपोर्ट्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दिस इज टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ कि यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो इस रिपोर्ट में लिखा है, वो मेरे खुद के ओपिनियंस नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट में आपको कैसे बैलेंस करना है इन ओपिनियंस को, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया का रैंक इसमें अच्छा नहीं है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी गई हैं इसमें। बट डेफिनेटली यू हैव टू बैलेंस द ओपिनियन, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिटन इन द रिपोर्ट। अब ये जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है, ट्यूसडे को रिलीज हुआ है। 180 कंट्रीज जो हैं उनमें ये सर्वे किया गया है और आप देख सकते हैं किसने टॉप किया है। नॉर्वे फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क। इनका इंडेक्स, इनका रैंक हमेशा की तरह अच्छा आता है इसमें। लेकिन जिस तरह से एरिट्रिया है वो बॉटम में आई है। चाइना का रैंक 177 है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर 179 नॉर्थ कोरिया है, 178 तुर्कमेनिस्तान है। अब इंडिया का रैंक है 142। लास्ट ईयर जैसा हमने कुछ स्लिप नहीं किया, जितना लास्ट ईयर हमारा रैंक था उतना ही रैंक है। लेकिन 2016 में हमारा रैंक 133 था, हम स्लिप डाउन हुए 142। इस साल स्लिप नहीं हुए, ऑलमोस्ट सेम हमने मेंटेन किया है। अपने साउथ एशियन नेबरहुड में देखते हैं, नेपाल का रैंक 106, श्रीलंका 127, म्यांमार बिफोर द कू 140 और पाकिस्तान 145, बांग्लादेश 152। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ऑलमोस्ट सेम एरिया में एक जैसा रैंक है। अब यहाँ से तो जैसा मैंने बताया, एक पॉइंट हो गया कि इंडिया स्लिप डाउन नहीं हुआ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जो कि कौन पब्लिश करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल जर्नलिज्म है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। फ्रेंच में इनका नाम अलग है, मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताऊंगी। बट इनको हम इंडिया में अगर मतलब नॉर्मल इंग्लिश में इसको चेंज करेंगे तो इसका मतलब होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। RSF का फुल फॉर्म आई टेल यू। अब देखिए यहाँ पे इंडिया को दिखाया जा रहा है बैड फॉर जर्नलिज्म। जिनके रैंक्स कम है, दैट मीन्स उन कंट्रीज में जर्नलिज्म को फ्रीडम नहीं है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है और जर्नलिस्ट के लिए इस तरह के देश डेंजरस हो सकते हैं उनके जॉब्स को लेके। अब ये रिपोर्ट कहती है ऐसे देश जहां पे रैंकिंग लो है वहां पे जर्नलिस्ट को बहुत सारे खतरे हैं, थ्रेट्स हैं अटैक की। उनके खिलाफ पुलिस भी वायलेंस करती है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का वहां पे रहना सही नहीं है और क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स भी इस तरह के जर्नलिस्ट के खिलाफ रहते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और यहाँ पे एक इंडिया का सिनेरियो इस रिपोर्ट में इस तरह से प्रेजेंट किया गया है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेके। आई थिंक लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ठीक से समझते भी नहीं है, बट एनीवे जो लोग हिंदुत्व को फॉलो करते हैं वो भी नहीं समझते। बट एनीवे इस आइडियोलॉजी के बारे में यहाँ लिखा गया कि रेडिकल राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म ये प्रमोट करती है और एंटी नेशनल, अगर कोई हिंदुत्व के खिलाफ जाता है तो उसको एंटी नेशनल का टैग दिया जाता है। पब्लिक डिबेट से ये निकल के सामने आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन्स चलती हैं सोशल नेटवर्क्स पे जर्नलिस्ट के खिलाफ, जो कि हिंदुत्व फॉलोअर्स को ऑफेंड करते हैं, उनको नाराज करते हैं। तो उनके खिलाफ एकदम सोशल मीडिया कैंपेन चल जाती है और बहुत जगह इस तरह के जर्नलिस्ट की मर्डर्स भी हुए हैं, इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। अब 2020 की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट पे ब्लेम किया गया इस रिपोर्ट पे कि कोरोना वायरस के जो पूरा ये पैंडेमिक चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी एडवांटेज जो है वो लिया है और इस तरह के स्टेप्स उठाए हैं कि न्यूज को, मीडिया को और कर्ब किया जाए। जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, उनको जेल में डाला गया है, अपने ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद कश्मीर को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि कश्मीर में सिचुएशन और भी ज्यादा वरीसम है। रिपोर्टर्स को वहाँ पे पुलिस हो गई या पैरामिलिट्री हो गई वो ऑफन हरास करती है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन पे बहुत ज्यादा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। उसके बाद
प्रो गवर्नमेंट मीडिया पे भी यहाँ पे बात की गई है कि कुछ मीडिया की सेक्शंस हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ करती रहती हैं और एक प्रोपेगेंडा चलता है, यानी उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ दिखाई जाती हैं, उनको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। और जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है उसको एंटी स्टेट या एंटी नेशनल या प्रो टेररिस्ट करके टैग या ब्रांड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो सिचुएशन है क्रिटिकल जर्नलिस्ट के लिए उसको एक्सप्लोज किया है। स्पेशली वुमेन जर्नलिस्ट की भी यहाँ पे बात की गई है कि उनके खिलाफ हेट कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एशिया पैसिफिक पूरा जो रीजन है उसको मेंशन किया है कि यहाँ पे रिप्रेसिव लॉज हैं। इंस्टेड जो आपके पहले के रिप्रेसिव लॉज हैं जो चलते आ रहे हैं उनको चेंज करने के बजाय उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे सेंसरशिप लगाई जा रही है और ड्रैकोनियन लॉज जो हैं सेडिशन के, स्टेट सीक्रेट्स या नेशनल सिक्योरिटी के, उनको ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जर्नलिस्ट के खिलाफ। तो इस रिपोर्ट में ये सब चीजें हाईलाइट की गई हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सोशल मीडिया पे वो बहुत खतरे में है। और यहाँ पे स्पेशली ट्विटर को भी मेंशन किया गया है कि ट्विटर के जो एल्गोरिदम है बहुत ज़्यादा इंडिया में भी और ये जो रीजन्स हैं जहाँ पे जिनके रैंक कम आए हैं वहाँ पे बहुत ही ब्रूटल सेंसरशिप उस पर हो रही है। कोई भी उनके खिलाफ नहीं लिख सकता गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पे कश्मीर वाला मैगजीन का एग्जाम्पल दे रखा है कि ट्विटर ने सडनली उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया और अपील करने की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं रखी। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया कि एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत ही अथॉरिटेरियन रिजाइम्स जो हैं वो चल रही हैं। कोविड-19 को फिर से इन्होंने हवाला दिया है कि इनके चलते जो कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये डेमोक्रेसीज जो इस एरिया में है वो डेमोक्रेसीज नहीं रही, डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसीज जो हैं वो बन गई हैं। और यहाँ पे रिप्रेसिव लेजिस्लेशन की एग्जाम्पल देते हुए प्रोपेगेंडा और सप्रेशन ऑफ डिसेंट की बात इन्होंने रिपोर्ट में की है। उसके बाद इन्होंने ऐड किया है कि रीजन के कुछ डेमोक्रेसीज ऐसे हैं जहां पे आप कह सकते हैं जर्नलिस्ट जो है उनको पता है कि कोई न्यूज गलत है, लेकिन फिर भी वो डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को दे रहे हैं क्योंकि वो बायस्ड है किसी एक ग्रुप की तरफ। इसको भी मेंशन किया गया है। उसके बाद आप देखिए 2021 का जो रिपोर्ट है वो दिखाता है कि जर्नलिज्म में द मेन वैक्सीन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली और पार्टली ब्लॉक्ड इन 73% ऑफ 180 कंट्रीज रैंक्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर जा रही है और उस चीज पे कोई भी सेंसरशिप नहीं है। उसके बाद 2021 का एक एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है जो ये रिवील करता है कि लोगों का भी जर्नलिस्ट पे अब इतना विश्वास नहीं रहा है। 59% ऑफ रेस्पोंडेंट्स 28 कंट्रीज में ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट जान के गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। और सिर्फ 180 कंट्रीज में से 7% ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोग ये क्लेम करते हैं कि वहां पे फेवरेबल कंडीशन जर्नलिज्म की है। राइट, तो ये सब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है उन देशों के लिए जिनकी रैंक्स लो आई हैं। साउथ एशिया रीजन को मेंशन किया गया है, इंडिया को मेंशन किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। अब आरएसएफ का मतलब देखिए, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स फ्रेंच लैंग्वेज में, ये पेरिस में बेस्ड है और ये 180 कंट्रीज का इस तरह का जो सर्वे है वो करता है और एक इंडेक्स जो है वो सामने आता है। ये रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। और रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स जो है इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनेस्को के साथ, काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रैंकोफाइन की OIF है उसके साथ इसका कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। अब ये जो एनजीओ है इन्होंने अपना पहली बार इंडेक्स 2002 में लाया था, उसके बाद ही हमेशा से ला रहे हैं। 180 कंट्रीज को सर्वे करके इंडेक्स लाते हैं। पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, इस सब पे क्वेश्चंस ये फ्रेम करते हैं। अब लास्ट में मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जैसे आरएसएफ है, बहुत बार इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाता है। कुछ देशों का मानना है, काफी रिसर्च पेपर्स आप पढ़ेंगे इनके खिलाफ तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्रेडिबिलिटी है इस तरह के इंडेक्स की। ऑब्वियसली कुछ सच्चाई तो होती है, बट कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने कहीं पे भी इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है कुछ बताया नहीं है और इसलिए इन पे इल्जाम लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इनको फंड करती हैं और साउथ एशियन रीजन के खिलाफ इस तरह के इंडेक्स देने पे मजबूर करती हैं। दूसरी बात,
इनके क्या क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, और जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी सही नहीं है। ये भी कहा जाता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है। उस तरीके को सही करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। और उसके बाद इनके बोर्ड में देखा गया 2018 में कोई भी साउथ एशियन मेंबर इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंसल्टेशन में नहीं है। एक तस्लीमा नसरीन है, लेकिन उसके सिवाय कोई और नहीं है। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ वरी है कि हमको कितना रिलाय इस पे करना चाहिए। इस पे एक रिपोर्ट आप नीति आयोग की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इसकी क्रेडिबिलिटी, आरएसएफ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए गए हैं। बट एनीवे, कुछ तो सही होगा डेफिनिटली। हम हर चीज़ पे पर्दा नहीं डाल सकते, बट डेफिनिटली इसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारे देशों ने सवाल उठाए हैं। तो यही था आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप इंडेक्स आपको समझ आया होगा और इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया। आप इसको बहुत जगह आंसर्स में, एसे में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। बाकी आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।